चलिए, तो बेसिक फंक्शंस में हम लोगों ने काफ़ी सारे फंक्शन देखे थे। लास्ट एक फंक्शन देखेंगे बेसिक में, मॉडुलस फंक्शन, और फिर उसके बाद में आगे वाला पार्ट करेंगे। तो मोस्टली आज फंक्शन की थ्योरी खत्म हो जाएगी, कल से हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। मॉडुलस को आप लोग पहचानते हो वैसे, है ना। मॉडुलस जो होता है फंक्शन, उसको आप लोग पहचानते हो, बस उसका डोमेन और रेंज का क्या सीन और ग्राफ कैसे आता है वो हमें देखना है। चलिए, तो नेक्स्ट बेसिक फंक्शन है हमारा मॉडुलस फंक्शन। देख लो भाई, मॉडुलस फंक्शन कैसे डिफाइंड होता है ये फंक्शन? f of x is equals to mod x, f of x is equals to mod x, that is mod x का मतलब क्या होता है? f of x is equals to x, मॉड के अंदर जो लिखा हुआ नंबर है वो एज इट इज बाहर आएगा, जैसा है वैसा। कब? अगर वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। अगर वो नंबर लेस देन 0 रहा तो उसका नेगेटिव बाहर आएगा। क्या मतलब हुआ इसका? ये डेफिनेशन है, इस तरीके से डिफाइंड है आपको मॉडुलस फंक्शन। फॉर एग्जांपल, अगर मैं मॉड ऑफ -2 का वैल्यू निकालना चाहता हूँ, तो आपको पता है आप पॉजिटिव ही लेते हो जब ये बाहर आता है, लेकिन आता कैसा है ये बाहर पॉजिटिव? क्योंकि डेफिनेशन की ओर देखिए, आपके मॉड के अंदर का नंबर मतलब क्या है? x है। अब वो x अगर लेस देन 0 है, देखो लो ये लेस देन 0 है, तो जब बाहर आएगा तो कैसे आएगा? जो भी अंदर नंबर लिखा है उसका ऑपोजिट नंबर, मतलब नेगेटिव साइन के साथ में बाहर आएगा। अंदर का नंबर कैसा है? लेस देन 0 है, तो बाहर आएगा नेगेटिव ऑफ x। तो नेगेटिव ऑफ x मतलब क्या? नेगेटिव ऑफ नेगेटिव, बाहर आएगा 2। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि अंदर जो भी नंबर हो, पॉजिटिव नेगेटिव, बाहर आते हो पॉजिटिव ही आता है। और ग्रेटर देन 0 है तो एज इट इज बाहर आएगा। तो ये डेफिनेशन ऑफ मॉडुलस फंक्शन है। अब इसमें डोमेन क्या हुआ? डोमेन क्या होता है? इनपुट होता है, x का वैल्यू होता है। तो ये फंक्शन x की कौन कौन सी वैल्यू ले रहा है? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन 0, मतलब सारी वैल्यू ले रहा है। तो डोमेन ऑफ मॉडुलस फंक्शन क्या हो गया? डोमेन हो गया सेट ऑफ रियल नंबर। अब रेंज मतलब क्या होता है? ये जो आप इनपुट्स दे रहे हो, ये जो इतने जितने इनपुट्स दे रहे हो, आप पूरा रियल नंबर का सेट इनपुट दे रहे हो, तो उनके लिए आउटपुट क्या मिल रहा है आपको? सिर्फ पॉजिटिव नंबर मिल रहे हैं, 0 से लेकर तो पॉजिटिव इंफिनिटी तक मिल रहे हैं। तो 0 इंक्लूडेड है तो क्लोज्ड इंटरवल आएगा एंड पॉजिटिव इंफिनिटी तक चला जाएगा। अब अगर बात करें इसके ग्राफ की, तो क्योंकि आउटपुट में नेगेटिव नंबर्स नहीं है, आपको पता है आपका आउटपुट कहां होता है? y एक्सिस के ऊपर होता है, तो सिर्फ पॉजिटिव आपका आउटपुट है, तो नेगेटिव y एक्सिस आएगा क्या? बिलो x एक्सिस आपका ग्राफ नहीं आएगा। अच्छा, आप इनपुट चाहे नेगेटिव दे दो या फिर पॉजिटिव दे दो, आपको आउटपुट क्या मिलने वाला है? पॉजिटिव ही मिलने वाला है, ठीक है। तो 0 के लिए 0 इनपुट है तो आउटपुट भी 0 रहेगा। 1 इनपुट है तो आउटपुट क्या रहेगा? 1 ही रहेगा। 2 इनपुट है तो आउटपुट क्या रहेगा? 2 ही रहेगा। 3 इनपुट है तो आउटपुट क्या रहेगा? 3 रहेगा। -1 इनपुट है, आउटपुट 1 रहेगा। -2 इनपुट है, आउटपुट 2 रहेगा। तो इस प्रकार से अगर आप पॉइंट्स को ज्वाइन करते हो तो ये बढ़ता जाता है, इनफिनिट है, क्योंकि पूरे रियल नंबर्स आप इनपुट ले सकते हो, फिर ये इस दिशा में भी ऐसे बढ़ते जाता है। तो ये आपका हो गया ग्राफ मॉडुलस फंक्शन, व्हिच इज सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। फोल्ड किया y एक्सिस के ऊपर, तो इसके ऊपर जाके गिरेगा, तो y एक्सिस पे सिमेट्रिक है, ठीक है। तो ये मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ हो गया, और डोमेन और रेंज आपको समझ में आ गई। तो ये थे बेटा हमारे बेसिक फंक्शंस, ठीक है। अब इसके बाद में आते हैं, इनको कहा जाते हैं फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। ऐसा क्यों कहा जाता है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन? टुकड़ों में बटे हुए हैं, ये कंटिन्यूअस नहीं है फंक्शन, ठीक है। तो इसमें आपका सबसे पहले आता है सिग्नम फंक्शन।
तीन फंक्शंस है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन में जो हम लोग देखने वाले हैं, जिसमें सबसे पहला है हमारा सॉरी फ्रैक्शन में पीस वाइज फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, तो इसका टाइप है पीस वाइज। पीस का मतलब टुकड़ा होता है ना, PIEC, और एक पीस का मतलब शांति होता है, वो क्या होता है PAC। हां PAC ठीक है, पीस PIEC पीस वाइज है ना, पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन। पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन, पीस वाइज मतलब टुकड़ों में, ठीक है। पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन में 3 फंक्शंस आते हैं। पहला आता है, पढ़िए इसको, क्या है सिंघम है ना। इस मॉडुलस फंक्शन को एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन भी कहा जाता है, और फंक्शन को मैपिंग भी कहते हैं। फंक्शन जो होता है उसको दूसरा वर्ड मैपिंग भी होता है। f is a mapping from a to b, ऐसा भी बोला जाता है। आगे आगे आएंगे वो वर्ड्स तो बताओ। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दूसरा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसी को हम लोग स्टेप फंक्शन भी बोलते हैं। स्टेप फंक्शन बोलते हैं। स्टेप क्यों बोलते हैं? स्टेप मतलब क्या? पायरे। स्टेयर्स की स्टेप्स नहीं होती है, इसे ग्राफ जो होते हैं पायरे की तरह आता है, तो इसलिए स्टेप फंक्शन कहा जाता है, समझेंगे। और लास्ट में आता है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, जो मैंने शुरुआत में लिखा था ना, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। तो बेसिकली फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन इज अ पार्ट ऑफ पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, शायद इसको बॉक्स फंक्शन भी कहा जाता है, पता नहीं, बोल भी सकते, पढ़ते समय बॉक्स बोला जाता है। एक बार आलोक सर के मुंह से सुना था मैंने, बॉक्स फंक्शन मतलब बॉक्स ऑफ वगैरह, मैं समझ नहीं आता इसको पढ़ा कैसे जाए, फिर पता चला इसको बॉक्स फंक्शन बोलते हैं। नहीं जान छोड़ दो इसको, नहीं इसको बोलते चले, छोड़ दो, रहने दो। आपको क्या करना है, ठीक है, इधर फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन बोलेंगे, ठीक है। ये तीन जो है, इसमें सिंघम जो है वो तो आसान वाला है, ये दोनों जो है इसके ऊपर सवाल आते हैं, बड़ा कंफ्यूज करते हैं ये सवाल। तो इन फंक्शन को अच्छे से समझ लेते हैं कि ये किस तरीके के फंक्शन है। तो सबसे पहले आते हैं सिग्नम फंक्शन के ऊपर। सिग्नम फंक्शन जो है, तो ये डिफाइंड कैसे है सिग्नम फंक्शन, इसको समझते हैं, ठीक है। तो f of x is equals to ऐसा लिखेंगे, the function f defined from set of real number to set of real number such that f of x is equals to 1 0 minus 1 if x is greater than 0, if x is equals to 0, and if x is less than 0 is called सिग्नम। ठीक है, अभी इसको समझते हैं। अभी समझते हैं सिग्नम फंक्शन कैसे डिफाइन किया। देख लो अभी इसको पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन क्यों कहा गया है। अभी तक जो हमने डोमेन्स देखी है, तो हमारी डोमेन जो है वो कंटिन्यूअस है एक तरीके से। कंटिन्यूअस मतलब क्या, शुरुआत से लेकर तो लास्ट तक है डोमेन। लेकिन यहां पर अगर आप देखेंगे तो डोमेन के पार्ट्स बनाए गए हैं। मतलब जो पूरा डोमेन है आपका एक तरीके से, तो उस डोमेन को यहां पर देखिए, आपका जो पूरा डोमेन है मतलब क्या, x जो वैल्यूज ले रहा है, उस डोमेन को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। x से बड़े मतलब 0 से ग्रेटर देन वाली एक डोमेन है, एक 0 है, खुद 0 भी नंबर लिया है, और एक 0 से छोटे नंबर से। तो 0 से बड़े नंबर के लिए फंक्शन अलग तरीके से डिफाइंड है, 0 के लिए फंक्शन अलग तरीके से डिफाइंड है, और 0 से छोटे नंबर के लिए फंक्शन अलग तरीके से डिफाइंड है। एक तरीके से आप मॉडुलस फंक्शन को भी पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन में ले सकते हो। क्यों? क्योंकि मॉडुलस फंक्शन में भी आपका डोमेन बटा हुआ है।
ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 के लिए अलग तरीके से फंक्शन डिफाइंड है और लेस देन 0 के लिए अलग तरीके से फंक्शन डिफाइंड है। तो मॉड्यूलस फंक्शन को भी आप इस टाइटल के अंदर ले सकते हो, पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन के अंदर। आ रही बात समझ में? तो पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन जब हम बोलते हैं तब उसमें क्या होता है कि आपका जो फंक्शन होता है उसका जो डोमेन होता है उसको टुकड़ों में बांटा गया होता है और हर एक टुकड़े के लिए आपका फंक्शन अलग तरीके से डिफाइंड होता है। तो कंटिन्यूटी में इस तरीके के सवाल बहुत पूछे जाते हैं कि आपका फंक्शन दिए गए डोमेन में कंटिन्यूअस है या नहीं। क्यों ऐसा पूछते हैं? क्योंकि आधे डोमेन के लिए अलग फंक्शन डिफाइंड है, दूसरे डोमेन के लिए अलग फंक्शन है, तो वो कंटिन्यूअस ग्राफ बन रहा है कि नहीं आपको चेक करना होता है। वो बात की बातें देखेंगे बाद में। लेकिन फंक्शन जो है बहुत बार ऐसे होता है कि आपका जो फंक्शन है उसका डोमेन आपको आगे दिया हुआ रहता है। अब इस फंक्शन देखो, इन जनरल फंक्शन कैसे डिफाइन किया है? फ्रॉम सेट ऑफ रियल नंबर टू रियल नंबर। अब इसमें कोडोमेन को रियल नंबर ले रखा है। कोडोमेन आप कुछ भी ले सकते हो, कोडोमेन कुछ भी ले सकते हो। आपका रेंज इसका प्रॉपर सबसेट बनेगा या इक्वल टू दिस बनेगा। अब यहां पर अगर ध्यान से देखेंगे तो रेंज का सेट क्या हुआ? आपका रेंज का सेट क्या हुआ? इस फंक्शन का डोमेन क्या है? आर है ना, क्योंकि आपका फंक्शन इनपुट क्या क्या ले रहा है? एक से ग्रेटर, 0 से ग्रेटर वैल्यूज पूरी 0 भी ले रहा है, 0 से छोटी वाली वैल्यूज भी ले रहा है। तो आपका जो फंक्शन है उसके अंदर डोमेन आपका क्या आ रहा है? पूरे पूरे रियल नंबर्स आ रहे हैं, सारे रियल नंबर्स आपके डोमेन में है। लेकिन इन x की वैल्यूज के लिए आपका आउटपुट क्या दे रखा है? आप इनपुट 0 से बड़े कोई भी इनपुट लेते हो उसके लिए आउटपुट क्या मिलने वाला है? मतलब 0 से सारे बड़े नंबर्स के लिए आउटपुट कांस्टेंट है। मतलब आपका फंक्शन कांस्टेंट, एज अ कांस्टेंट फंक्शन बिहेव कर रहा है ग्रेटर देन 0 के लिए। 0 पर आपका आउटपुट क्या है? 0 और लेस देन 0 के लिए आपका आउटपुट क्या है? -1। अगेन हियर फंक्शन इज कांस्टेंट। तो आपका आउटपुट क्या हुआ? रेंज क्या हुआ आपका? सिर्फ 3 एलिमेंट आएंगे रेंज के सेट में। तो सिग्नम फंक्शन जो होता है उसका डोमेन का तो क्या कहना है? डोमेन पूरा रियल नंबर आएगा। सो डोमेन ऑफ सिग्नम फंक्शन इज सेट ऑफ रियल नंबर, बट रेंज के सेट में आएंगे 3 एलिमेंट्स, 3 नंबर, दैट इज -1, 0 एंड 1। अब अगर सिग्नम फंक्शन के ग्राफ की बात करेंगे हम लोग, सिग्नम फंक्शन के ग्राफ की बात करेंगे तो रेंज में क्या है आपके पास? सिर्फ 3 नंबर है। y एक्सिस पे रेंज होता है ना, सिर्फ 3 नंबर से, एक है 0, दूसरा है 1 और एक है -1। ठीक है। अब आपका पूरा का पूरा जो रियल नंबर है वो क्या है? डोमेन है, कोई एक्सेप्शन नहीं है। तो 0 पर आपको क्या मिल रहा है बेटा? आउटपुट 0 मिल रहा है। लेकिन 0 से आगे जितने भी नंबर है उनके लिए आउटपुट क्या है आपका? 1 1 1 1 1। लेकिन 0 पर आउटपुट 1 है क्या? नहीं। तो यहां पर आपका क्या आएगा? बबल। ग्राफ के अंदर अगर ये बबल मतलब समझते हो ना? और फूकते नहीं क्या बच्चे? बबल ही बोलते ना उसको। खाली होता है ना अंदर से। लेकिन अगर इसको भर दे तो क्या हो जाएगा? ये पॉइंट इंक्लूड है आपके ग्राफ के अंदर। तो मेरा ग्राफ कैसे आ रहा है? मैं यहां पर डार्क कर रहा हूं, मतलब 0 इनपुट के लिए मेरे पास 0 आउटपुट है। लेकिन 0 के आगे के लिए मेरे पास क्या है? ये वाला है। ग्राफ भी कांस्टेंट आ रहा है, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। ये मेरा ग्राफ है। ठीक है। फिर नेगेटिव वैल्यूज के लिए मेरे पास क्या है? -1 है। लेकिन -1 0 पर मुझे -1 मिल रहा है क्या वैल्यू? मतलब 0 जब इनपुट है तब मेरे पास है क्या ये? नहीं। तो ये पार्ट 0 के लिए आउटपुट नहीं है, इसलिए यहाँ पर बबल लिख रहा हूं मैं। और यहाँ से क्या आएगा? लेफ्ट हैंड साइड में पूरा का पूरा क्या बनेगा आपका? इनफिनिटी ग्राफ बनेगा, क्योंकि सारे नेगेटिव वैल्यूज के लिए आपका आउटपुट क्या है? -1। तो ऐसा जो फंक्शन होता है जिसमें पॉजिटिव वैल्यूज जो है उनके लिए आउटपुट 1 ले रहे हो, नेगेटिव वैल्यूज के लिए आउटपुट -1 ले रहे हो और 0 के लिए आउटपुट 0 ले रहे हो, तो ऐसे फंक्शन को कहा जाता है सिग्नम फंक्शन। तो ये इस फंक्शन का ग्राफ कैसे हुआ? यहां से यहां तक पूरा, फिर ये डॉट भी आएगा ग्राफ के अंदर क्योंकि 0,0 पॉइंट हो गया, और यहां से पूरा
तो ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है कि नहीं? देखो कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस कब कहा जाता है? जब आप उसका ग्राफ निकाल रहे हो तो आपको पेन को उठाने की जरूरत नहीं पड़ती, स्टार्ट से एंड तक जब ग्राफ निकाल रहे हो। तो यहाँ पर तो पेन उठाना पड़ रहा है, आपने ग्राफ स्टार्ट कर दिया, निकालना, यहाँ एक लिया पॉइंट, फिर यहाँ से यहाँ कंटिन्यूअस है, फिर यहाँ से यहाँ कंटिन्यूअस है, लेकिन ये 3 पार्ट निकालने के लिए आपको पेन उठाना पड़ रहा है, तो दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। पॉजिटिव रियल नंबर्स के लिए कंटिन्यूअस है, नेगेटिव रियल नंबर्स के लिए भी कंटिन्यूअस है, ठीक है। लेकिन कहाँ डिसकंटिन्यूअस है? एट 0 पर डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है। हाँ, कंटिन्यूटी में इसको अच्छे से समझना है। तो पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन, पीस वाइज का मतलब समझ रहे हो आप लोग? डोमेन के टुकड़े कर दिए, पूरा डोमेन क्या है? रियल नंबर है, लेकिन 3 टुकड़ों में बांट दिया उसको, 3 हिस्सों में बांट दिया, 0 से बाद वाला, 0 और 0 से छोटे वाला, तीनों के लिए फंक्शन अलग अलग तरीके से डिफाइंड है, दैट्स व्हाई दिस इज पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन। तो पहला फंक्शन हमारा सिग्नम फंक्शन, ठीक है। फिर दूसरा आता है हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। आप ये लिख लो जब तक मैं इसको लिखता हूं। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन या फिर कहते हैं स्टेप फंक्शन, स्टेप फंक्शन लिखो इसको। चलो, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन या इसको स्टेप फंक्शन बोलेंगे या इसको बॉक्स फंक्शन भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर सबसे पहले एक चीज समझ लेते हैं कि अगर आप रियल नंबर में से कोई भी नंबर ले रहे हो, मान लो उसको x बोल दिया, कोई भी ले रहे हैं तो इन जनरल x बोलते हैं। इफ x बिलोंग्स टू r, मतलब कोई भी नंबर है रियल नंबर का, देन द ग्रेटेस्ट इंटीजर नॉट एक्सीडिंग x इज डिनोटेड बाय बॉक्स ऑफ x, इज डिनोटेड बाय, इसको क्या पढ़ेंगे? बॉक्स ऑफ x, क्या पढ़ेंगे? बॉक्स ऑफ x, स्क्वायर ब्रैकेट है। अब ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है ये कोई जनरल ब्रैकेट नहीं हमारे लिए, यहां से आगे जब भी आपको अगर इस तरीके से स्क्वायर ब्रैकेट दिखाई दे और उसके अंदर कोई रियल नंबर लिखा हुआ है तो वो एक फंक्शन है आपके लिए। कौन सा फंक्शन है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है? ये क्या बता रहा है? इफ x बिलोंग्स टू r then the greatest integer not exceeding x is denoted by this number, इस तरीके से। क्या ये क्या डिनोट कर रहा है? बॉक्स ऑफ x क्या डिनोट कर रहा है? ग्रेटेस्ट इंटीजर नॉट एक्सीडिंग x, इसको डिनोट कर रहा है, ठीक है। नहीं समझा? किसी को कुछ भी नहीं समझा? हाँ, मेरे को ये चाहिए, ठीक है। किसी कुछ भी नहीं समझा? x - 1 हैं? समजा x नंबर असेल तो x - 1 असेल तो बॉक्स x काय? -1 नहीं, हाँ ते चालू ही करें। हाँ चालू। हाँ, तो ठीक है, अभी तो समझना जरूरी नहीं है, अब 2 मिनट के बाद समझेगा, ठीक है। ये क्या है? बस ये क्या है? बॉक्स ऑफ x क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर नॉट एक्सीडिंग x है, ठीक है। अब ये देखिए, द फंक्शन f फ्रॉम r टू r, the function f from r to r defined by this is called a step function। अब ये जो फंक्शन आपके सामने डिफाइन किया, इसके अंदर बॉक्स ऑफ x दिखाई दे रहा है, मतलब बॉक्स ऑफ x ही आपका एक नया फंक्शन है। f of x is equal to box of x, आपका एक नया फंक्शन है जिसका डोमेन क्या ले रहे हो आप? पूरा रियल नंबर। रेंज कोडोमेन r है, रेंज पता नहीं है अभी फंक्शन डिफाइन किया है ना, इससे आउटपुट क्या क्या निकलेगा देखते हैं। तो आपका फंक्शन f of x is equal to box of x है। फंक्शन क्या है? f of x is equal to box of x है, लेकिन बॉक्स ऑफ x क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर, GREATEST, ग्रेटेस्ट इंटीजर नॉट एक्सीडिंग x। भाई साहब इसका क्या मतलब होता है आप समझते हैं? मान लो मैंने बॉक्स के अंदर लिख दिया 2.5, बॉक्स ऑफ 2.5 का मतलब क्या होता है? तो ये नंबर क्या है? रियल नंबर है। नाउ आप मुझे एक नंबर बताइए विच इज ग्रेटेस्ट इंटीजर, इसका मतलब क्या होता है? बॉक्स ऑफ 2.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर बताइए विच इज नॉट एक्सीडिंग दिस नंबर, मतलब 2 बोलिए ना। बोल क्या रहा है? बॉक्स के अंदर क्या लिखा है? 2.5 नाम का रियल नंबर है।
अब ग्रेटेस्ट इंटीजर नॉट एक्सिडिंग दिस नंबर, या नंबर पेक्षा मोठा नसलेला इंटीजर कोणता? ग्रेटेस्ट. हे बघा, ह्याच्यापेक्षा लहान इंटीजर्स कोणते आहेत रे? 2 आहे, 1 आहे, 0 आहे, -1 आहे, -2 आहे. ह्यांच्या सेकंड मध्ये ग्रेटेस्ट कोण आहे? 2. तो ग्रेटेस्ट अमंग ऑल दिस इंटीजर व्हिच इज नॉट एक्सीडिंग दिस नंबर, जो इस नंबर के आगे नहीं जा रहा, इसके आगे के जो इंटीजर्स है 3, 4, 5 जो है वो इसको एक्सीड कर रहे हैं, इसको जंप कर रहे हैं वो लोग. तो आपके बॉक्स के अंदर कोई भी अगर नंबर आता है, जैसे मैंने बोल दिया 1.5, तो इसका आउटपुट क्या आएगा? 1. 1 इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर नॉट एक्सीडिंग दिस. भाई कुछ भी लिख दूं, मैंने लिख दिया -3.5. अब बताइए ₹2 दूंगा अगर सही बताएगा तो. वेरी गुड. 4 -4 बोलना चाहिए था. ये -4 क्यों आएगा? देख लो, इसमें कंफ्यूजन होता है. आपको पता है नंबर लाइन के ऊपर छोटा कौन और बड़ा कौन है. अब अगर मेरे पास ये -3 है मेरा और -3.5 यहाँ पर है, तो ये क्या है? -4. और इधर क्या है? -2. अब उन्होंने क्या कहा है? ग्रेटेस्ट इंटीजर नॉट एक्सीडिंग दिस नंबर. अब अगर मैं -2 ले लेता हूं तो -2 तो इसको एक्सीड कर रहा है, इससे बड़ा नंबर है ना. अब -3.5 से इधर के सारे छोटे हैं, लेकिन उनमें सबसे बड़ा कौन है? -4. ग्रेटेस्ट अमंग ऑल दीज इंटीजर्स. -3.5 से तो छोटे होने चाहिए, लेकिन उनमें सबसे बड़ा कौन है? तो -4 है. आ रही बात समझ में? ठीक है, तो इसका मतलब समझ गया. बॉक्स ऑफ एक्स का मतलब समझ गए. तो बॉक्स के अंदर अगर कोई भी रियल नंबर लिखा हुआ हो तो उसका आउटपुट क्या होता है? ग्रेटेस्ट इंटीजर नॉट एक्सीडिंग दैट नंबर. बॉक्स के अंदर के नंबर को एक्सीड ना करेगा ऐसा ग्रेटेस्ट इंटीजर. तो इसका मतलब क्या हुआ? आपका जो पूरा डोमेन है, जे डोमन आहे तुमचं, ते डोमन काय झालं रे? ते रियल नंबर है, लेकिन वो टुकड़ों में बट गया. कैसे टुकड़ों में बट गया? देख लो, f of x is equals to, मैं शुरुआत करता हूं 0 से. मेरे पास डोमेन है, मतलब x वैल्यू ले रहा है ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0. अब याद रखना हमेशा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में जो लोअर लिमिट होता है, मतलब हम लोग जो पीसेस बना रहे हैं डोमेन के, तो 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 0 से -1, -1 से -2, ऐसे एक एक यूनिट में आपका पूरा डोमेन बटा जाएगा. क्यों? क्योंकि हर एक डोमेन के लिए एक अलग अलग आउटपुट है. 0 से 1 के अंदर के जितने भी आप नंबर्स ले रहे हो सबके लिए एक ही आउटपुट आएगा कि नहीं? मतलब अगर मान लो मैंने 0 से 1 ले लिया, और हमेशा याद रखना जो मैं इंटरवल बना रहा हूं तो इसमें मैं लोअर लिमिट को क्लोज्ड ले रहा हूं, लोअर लिमिट में मैं लेस देन और इक्वल टू ले रहा हूं. कहीं तो करना पड़ेगा ना, रिपीटिशन तो नहीं कर सकते. तो हम क्या कर रहे हैं? अपर लिमिट को खुला रख रहे हैं और लोअर लिमिट को इंक्लूड कर रहे हैं. जैसे आप मुझे इसके पीछे वाला नंबर लेना है तो मैं क्या करूंगा? इसके पीछे क्या होता है? 0 के पीछे क्या होता है? तो लेस देन 0 लूंगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 लूंगा. फिर इसके पीछे जाना है मुझे, तो क्या करूंगा? -1 को ओपन रखूंगा और -2 को क्लोज कर दूंगा. ऐसे आ रही बात समझ में? फिर इसके पीछे मुझे जाना है तो कैसे जाऊंगा? -2 को ओपन रखूंगा, छोटे वाले को क्लोज रखना है. फिर आपका डोमेन, हाँ इधर क्या होगा रे? 1 को क्लोज करेंगे और 2 को ओपन रखेंगे, फिर 2 को क्लोज करेंगे, फिर तो इस तरीके से आपका क्या हो रहा है? डोमेन पीसेस में बटा जा रहा है. अब इन सारे डोमेन्स के लिए आपका f of x का वैल्यू आपको देखना है. These are your inputs and for these inputs what is your output. तो सबसे पहले इनपुट लेते हैं 0 से लेकर तो 1 तक जितने भी आपके इनपुट्स रहेंगे उसके लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है? अब f of x कैसे डिफाइन हो रहा है? f of x आपका f of x कैसे डिफाइन हो रहा है? बॉक्स ऑफ x. तो इस वाले इनपुट के लिए क्या है आपके पास? 0 से 1 के बीच का नंबर है 0.1 है. क्या लिखेंगे इसका आउटपुट? 0 इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर नॉट एक्सीडिंग दिस नंबर. 0 एक ऐसा इंटीजर है जो ग्रेटेस्ट है लेकिन जो इसको एक्सीड नहीं कर रहा. अगर आप 1 लेते हो तो इसको एक्सीड कर जाएगा. -1 लेते हो तो इससे छोटा है, तो उनमें ग्रेटेस्ट कौन है? 0 है. तो
कोई भी ले लो, 0 से 1 तक का कोई भी नंबर ले लो, 0.9 ले लो, इसके लिए आउटपुट क्या है? 0 ही है। तो इसलिए आपने 0 से 1 तक खुद 0 ले लो। अच्छा, ऐसा जरूरी नहीं है कि पॉइंट में ही ले लो, आपने 0 ही ले लिया सिर्फ, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर नॉट एक्सीडिंग 0, 0.09 नहीं माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर नॉट एक्सीडिंग 0, नॉट एक्सीडिंग बोल रहे तो इक्वल तो ले सकते थे, इक्वल ले सकते हैं। नॉट एक्सीडिंग बड़ा नहीं होना चाहिए, उसके बराबरी का हो तो चलेगा। तो बॉक्स ऑफ 0 के लिए क्या लेंगे? 0 ही लेंगे। आ रही बात समझ में? फिर अगर 1 होता तो 1 ही लेते, -1 होता तो -1 -1 ही लेते। अच्छा, आ रही बात समझ अगर में? होल नंबर आ गया तो वही होल नंबर वही लेना है आपको, वही यूज करना है। इंटीजर आएगा तो वही यूज करना है, जो भी आएगा। और पॉइंट में आया तो लोअर लिमिट लेना है। तो वो क्या हो गया? ग्रेटेस्ट इंटीजर हो गया, नॉट एक्सीडिंग दैट नंबर। तो बॉक्स ऑफ x का मतलब अगर समझ गए कि ग्रेटेस्ट इंटीजर नॉट एक्सीडिंग द नंबर व्हिच इज इन दैट बॉक्स, तो खत्म हो गया, वही है आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। हाँ, तो चलिए बताइए फटाफट फिर, इस इनपुट के लिए आपका आउटपुट क्या है? 0 है ना। इस इनपुट के लिए आपका आउटपुट क्या होगा? 1। इस इनपुट के लिए आपका आउटपुट क्या होगा? 2। इस इनपुट के लिए आपका आउटपुट क्या होगा? मतलब समझ रहे हो ना, f of x is equals to 0 for this input, f of x is equals to 1 for this input, f of x is defined as 2 for this input, कहते हैं ना। हाँ, f of x is equals to क्या रहेगा इस इनपुट के लिए? हाँ, क्या रहेगा? इसके लिए क्या होगा? ह्याच्यात कन्फ्युजन होतं का? म्हणजे मी तुम्हाला म्हणलं -2.5 चा आउटपुट सांगा, -3 आएगा, समझ रहे हो? तो क्योंकि -2.5 काहे में आता है? -2.5 इसमें आता है ना, इसमें थोड़ी ना आएगा। आ रही बात समझ में? हाँ, तो इसके लिए क्या है? -2। इसके लिए क्या है? तो नेगेटिव में क्या करना है? बड़ा वाला लेना है, जो दिखने में बड़ा है लेकिन है नहीं एक्चुअल में बड़ा। जैसे -3.1 पूछा तो -4 ले लो, -3 से छोटा वाला नंबर, और 2.3 पूछा तो 2 ले लो आउटपुट में। आई बात समझ में? अब बात करते हैं इसके ग्राफ की। कैसे आता है इसका ग्राफ? अब बताइए मुझे, आउटपुट में क्या क्या आ रहा है आपके पास? हाँ चलो, इसका ढूंढना क्या हो गया? इसका ढूंढना तो रियल नंबर हो गया, आखा के आखा रियल नंबर इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अपन ने, है ना, आखा रियल नंबर। और फिर रेंज के सेट में आ गया इंटीजर्स, ओनली इंटीजर्स, है ना, पूरे इंटीजर्स आ जाएंगे। ठीक है, अब रेंज पूरा इंटीजर का सेट है, तो -1 0 -1 -2 -3 -4 1 2 3 एंड 4। अब इधर 1 2 3 4 -1 -2 -3। चलिए इनपुट 0 से 1 के लिए आउटपुट क्या है? 0 से 1 के लिए आउटपुट क्या है? 0 0 से 1 के लिए आउटपुट क्या है? मतलब कोई भी नंबर ले लो, आउटपुट क्या मिलेगा आपको? कोई भी इनपुट ले लो, आउटपुट क्या है? 0। मतलब अच्छा, ये इंक्लूडेड है या नहीं है? 0 से 1 के बीच में है। 0 इनपुट दिया, आउटपुट क्या मिला? 0। 0.1 दिया, क्या मिला? 0। 0.2 दिया, क्या मिला? 0। तो यहाँ से लेकर तो ग्राफ यहाँ तक आएगा, क्या 1 इंक्लूडेड है? नहीं है, तो 1 की इधर क्या आएगा? क्या आएगा? बबलू। ठीक है, आ रही बात समझ में? हाँ, अब 1 से 2 की तरफ चलते हैं। 1 से 2 की तरफ, 1 से 2 की तरफ के नंबर अगर लेते हो तो आउटपुट क्या मिल रहा है? 1। तो 1 के लिए आउटपुट क्या है? 1। तो यहां आएगा डार्क बब्लू। कहते हैं 1 लिया इनपुट,
तो 1 आउटपुट दे, तो 1 के सीधा ऊपर डार्क बबलू, और 1 से 2 के बीच के सारे नंबर जो उनके लिए आउटपुट क्या है 1 है, तो 2 के सीधा सिर के ऊपर क्या आएगा खाली बबलू, भरा हुआ बबलू, खाली बबलू, ठीक है, लिखा हुआ बबलू। आगे 2 से 3 का इनपुट है, तो 2 इनपुट है तो आउटपुट क्या रहेगा 2 ही रहेगा, तो यहाँ आएगा भरा हुआ बबलू, और यहाँ से 3 की तरफ जाएंगे तो आउटपुट 2 ही कांस्टेंट रहता है, तो ग्राफ इज कांस्टेंट अप टू दिस, पर यहाँ पर आएगा खाली बबलू, ठीक है। पायऱ्या बनायला का बनतात का पायऱ्या, जिना बनतोय का, म्हणजे जिन्याच्या पायऱ्यामध्ये हे असं करत चाललंय, बरोबर है, स्टेप बाय स्टेप, तो ऐसे स्टेप फंक्शन। अब 3 हो गया, तो 3 से 4, 3 के लिए आउटपुट क्या है 3, लेकिन 3 से 4 के लिए ग्राफ का आउटपुट क्या है 3 है, फंक्शन कांस्टेंट है, तो इसको रख दिया ये, ऐसे ही चलता जाएगा अभी, कुछ काम धंधा नहीं है तो यही करते रहेंगे, है ना। फिर ये भरा हुआ बबलू, फिर खाली बबलू, तो भरा हुआ बबलू और खाली बबलू का सिलसिला चलता जाएगा, जब तक चलाना है चला सकते हैं। हाँ, अब आते हैं बेटा 0 से -1 की तरफ। 0 से -1 की तरफ आपका अगर इनपुट रहता है तो आउटपुट क्या रहेगा 0 से -1 की तरफ आउटपुट क्या रहेगा -1 रहेगा। -1 से 0 क्या हुआ, -1 ही रहेगा, -1 से -1 की तरफ -1 रहेगा ना, सर वो x एक्सिस का नहीं, एक मिनट, कंफ्यूज मत करो मुझे, मैं कंफ्यूज नहीं कर रहा, मैं पहले से कंफ्यूज आदमी हूं। चलो इधर करते हैं, 0.5 लिया रे, क्या होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर नॉट एक्सीडिंग 0.5, -1 0 0.5 है, 0 होगा, हाँ तो ये -0.5 लेना पड़ेगा ना, ये कंफ्यूज कर लो, -1 आएगा, नेगेटिव नंबर ले रहे हैं ना बेटा, ऐसे क्या कर रहे हैं अर्नब, ऐसे क्या कर रहे हैं, -0.5 के आउटपुट क्या मिला ये, है ना, तो ग्राफ कहाँ जाएगा आपका 0, देखो 0 के लिए आउटपुट तो यहाँ पर हो चुका है, तो यहाँ पर क्या होगा रे, है ना, और यहाँ से इधर जाएगा, इसको इधर लिखोगे, यहाँ से इधर जाएगा और यहाँ डार्क बबलू आएगा, आ रही बात समझ में, हाँ अगर नहीं कर रहा है बरं हमारा सांग, -0.5 लगा है -1, -0.1 लगा है -1, आणि -1 ला पण काय आहे कळतंय का, हा मग बघ बरं आता समजा इथे 0.5 आहे, त्याचा आउटपुट काय -1, पॉईंट काय झाला हा झाला 0.5 -1, इथं तू घेतो 0.1, ह्याच्यासाठी पॉईंट काय झाला हा झाला, पण जर 0 घेतलं तर 0चा आउटपुट 0च आहे, म्हणून इथं -1 ला बबलू काढला रिकामा, आणि असं करत करत -1 वर आला तर हा याचा आउटपुट -1च है, लक्षात येते, ठीक है। हाँ तो ये हो गया आपका ग्राफ किसका 0 से -1। अब बात करते हैं इनपुट -1 से -2 के इनपुट की, तो -1 से -2 के इनपुट का आउटपुट क्या है -2, तो लेकिन -1 पर ये क्या आ रहा है, यहाँ पर क्या आएगा खाली बबलू आएगा, -1 का आउटपुट -2 नहीं है, -1 का आउटपुट तो -1 है, लेकिन -1 से आगे जो भी रहेगा जैसे -1.1 तो इसका आउटपुट क्या रहेगा -2, तो यहाँ से आगे पूरा आउटपुट आ रहा है आपका -2, और -2 के लिए भी ये है, तो यहाँ आएगा डार्क बबलू, ठीक है। हे असं जिना चढताना जिना उतरताना, ठीक है। तो रिकॉर्डिंग देखने वालों तकनीकी खराबी, एक बच्चे ने लात मार दी थी स्टैंड को लात मार दी, चलो क्या हुआ भाई, समझ में नहीं आ रहा क्या,
देख लो मतलब बच्चे गुस्सा है आपसे, आप लोग घर पे बैठ के देख रहे हो आराम से, और यहाँ पे आके बच्चे बैठे हुए तो उसको गुस्सा आ गया, साला हमें आया ये बोले आपके लिए खाइए लात, ये इसीलिए आपको लात मारी गई है। सैड में नहीं है आप लोगों को, देख लो। ये -2 से -3 के बीच में क्या होगा आउटपुट? -3। हाँ, यहाँ पर क्या आएगा? बबल, खाली बबल। और यहाँ क्या आएगा? डार्क बबल। हाँ, ये गोरा बबलू है, ये काला बबलू, ठीक है, डार्क बबलू। तो इस तरीके से चलता जाएगा ये सिलसिला, ठीक है। तो ये था भाई साहब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सबका जोर इसी के ऊपर होता है, या तो इसको या इसके बाद के फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन को, वो भी इसी से जुड़ा हुआ है। ये दोनों के ऊपर ज्यादा सवाल आते हैं जो कंफ्यूजन में डाल देते हैं आदमी को, और दिखने में भी भयानक है ये, मतलब ऐसा थोड़ा सा समझ नहीं आता ना, अरे क्या लेना है क्या करना है, तो लोअर लिमिट याद रखना है, ठीक है। लिख लो इसको, निकाल लो इसका ग्राफ, फिर देखते हैं फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। चलिए देखते हैं अगला, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन जैसे बॉक्स ऑफ एक्स कैसे डिनोट किया गया है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एक्स को डाला गया है ना। तो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन को कैसे डिफाइन किया गया है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर एक्स को डाल रखा है। तो अगर आपको कर्ली ब्रैकेट के अंदर कोई रियल नंबर दिखाई दे तो ताज्जुब नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं समझना चाहिए कि ये कोई सेट है और उसके अंदर का एक एलिमेंट दिया गया है। अगर आपको किसी ने लिख दिया कि 2.5, तो इसका आउटपुट आपको निकालना पड़ेगा, ये बात कर रहा है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन की। ये क्या बात कर रहा है? फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन की बात कर रहा है। और ये फंक्शन डिफाइंड कैसे होता है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन कैसे डिफाइंड होता है, तो x माइनस बॉक्स ऑफ x, x माइनस बॉक्स ऑफ x, मतलब जो भी कर्ली ब्रैकेट के अंदर दिया है उस नंबर में से बॉक्स ऑफ x को सबट्रैक्ट करना है। तो देख लो इन जनरल कैसे डिफाइन होता है आपका फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। द फंक्शन डिफाइंड बाय दिस f of x is equals to कर्ली ब्रैकेट के अंदर x। तो इसको डिफाइन कैसे किया है, यही बेसिकली आपका फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है। और इसको कैसे डिफाइन किया है, तो जो भी अंदर नंबर है उसमें से बॉक्स ऑफ x को सबट्रैक्ट किया गया है, मतलब x माइनस बॉक्स ऑफ x, दिस इज कॉल्ड फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। अब आप खुद ये बता सकते हो, बताइए अगर मैं 2.5 लिखता हूं तो मुझे क्या करना है, इसका आउटपुट कैसे निकाला जाएगा, जो नंबर दिया है दैट नंबर माइनस बॉक्स ऑफ 2.5। अब बॉक्स ऑफ 2.5 क्या आता है, 2, तो कितना आएगा आउटपुट। अगर मैं लिखता हूं -3.5, तो -3.5 माइनस बॉक्स ऑफ -3.5, तो -3.5 माइनस ऑफ -4, तो क्या आएगा -3.5 पल्स, तो कितना मिलेगा आपको, -0.9 एज इट इज दिया, उसमें से क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इसको, बॉक्स ऑफ -0.9, तो क्या आएगा -0.9 माइनस ऑफ -1, तो क्या मिलेगा -0.9 प्लस, मतलब कितना आएगा, पॉइंट। तो क्या अंदाजा आ रहा है, रेंज के बारे में क्या अंदाजा लगा पा रहे हो, 0 1 के बीच। हाँ चलो 0 का बताओ, कर्ली ब्रैकेट के अंदर 0 माइनस बॉक्स ऑफ 0 माइनस 0 बताओ, चला डोमना सांगेल, अच्छा 0 इंक्लूडेड, हाँ 0 to 1 with 0 included, range 0 to 1 with 0 included, वेरी गुड। डोमना क्या आएगा, डोमना रियल नंबर, और रेंज क्या आएगा, क्लोज इंटरवल 0 ओपन इंटरवल 1, क्यों, क्योंकि 1 आ ही नहीं सकता, 1 आ सकता है क्या, देखो इस आपके पास यहां पर कोई ना कोई नंबर दिया है, मान लेते हैं कि फ्रैक्शन में है ना, फ्रैक्शन में है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, होल नंबर प्लस फ्रैक्शन है, 3.2.5 लिया, होल नंबर भी है फ्रैक्शन भी है।
अब इस नंबर में से आप किसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, बॉक्स को, और बॉक्स क्या इंटीजर है, तो जो नंबर दिया उसमें से इंटीजर हट रहा है तो फ्रैक्शन ही बचेगा। तो 1 का बचने का स्कोप है क्या, 1 से बढ़ेगा तो स्कोप ही नहीं है, लेकिन 1 भी नहीं बच सकता। जो भी आउटपुट आएगा दैट विल बी ओनली फ्रैक्शन। तो इसका तो ग्राफ क्या ही निकाले और क्यों निकाले, अगर 0 से 1 के बीच में इसका ग्राफ आना है तो कोई मतलब की बात ही नहीं है, तो इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे। ठीक है, हाँ अब आप मुझे एक बात बताइए, ये हो गया डोमेन ऑफ रेंज, खत्म, आई बात समझ में? ठीक है, ठीक है, हाँ सर। तो लिख लो फिर इसको, फिर पढ़ेंगे अलजेब्रा ऑफ फंक्शन। अलजेब्रा ऑफ फंक्शन मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन के पॉसिबल फंक्शन का पढ़ना है। ठीक है, लिख लो फास्ट। अब आते हैं अलजेब्रा ऑफ फंक्शंस के ऊपर। बेसिकली अलजेब्रा ऑफ फंक्शन जो है वो अंडरस्टूड बात होती है, मतलब देखा जाए तो, लेकिन उसके ऊपर क्या चीज फोकस तो होनी चाहिए जो बारीकी से दिखाई नहीं देता, वो इम्पोर्टेंट होता है। जैसे खाना तो हम सबको ही खाते हैं, लेकिन क्या सच में हमें खाना खाना आता है? नहीं, हमें लगता है खाना खाना इज इजी टास्क, लेकिन नहीं, खाना हम सब लोग नहीं खा पाते जिस तरीके से खाना चाहिए। क्या मतलब है इसका? देखो, कोई भी चीज लोगों ने गलत मतलब निकाल रखे हैं चीजों के। अब जैसे पाप कर्म और पुण्य कर्म होता है, सुना ही होगा आपने। भगवान श्री कृष्ण ने पाप और पुण्य की परिभाषा की है गीता के अंदर। अब पाप कर्म और पुण्य कर्म कैसे डिफाइन होता है? आपने कर्मों को बांट दिया है, जैसे मैंने इसको मार दिया, हो गया पाप कर्म। पुण्य कर्म क्या है? मैंने किसी भिखारी को खाना खिला दिया, हो गया पुण्य कर्म। ऐसे नहीं है। पाप और पुण्य की परिभाषा है, आप लोग खाना खा रहे हो लेकिन बेहोशी से खा रहे हो, पाप हो गया आपसे। आप जो भी कृत्य कर रहे हो उसमें अगर आप इन्वॉल्व नहीं हो, आप अगर अनकॉन्शियसली वो कृत्य कर रहे हो तो आप पाप कर्म कर रहे हो, ये कृष्ण कहते हैं। जैसे आप पढ़ रहे हो, आपका ध्यान ही नहीं है पढ़ने में, तो पाप कर्म हो गया। इसका कोई सवाल नहीं हिंसा हिंसा से। हो सकता है कोई आदमी किसी को मार दे, बिल्कुल ही मार दे, आत्मा उसके शरीर से निकल जाए, इस तरीके से मार दे। लेकिन वो कृत्य अगर बेहोशी से नहीं हो रहा है, होशपूर्ण तरीके से हो रहा है, वो पाप नहीं है, वो पुण्य है। नहीं तो कृष्ण क्यों मारने के लिए कहते थे, युद्ध के लिए क्यों कहते थे कृष्ण? आप समझिए, जो आदमी अल्टीमेट कॉन्शियसनेस को उपलब्ध हो गया वही तो संत बन जाता है ना। संत वही तो कहलाता है। हमारा क्या है, इसलिए तो मैंने कहा कि हम लोग खाना खाते हैं लेकिन हमें खाना खाना नहीं आता। हमारा खाना कैसा चल रहा होता है, हमें पता है कि हमने रोटी तोड़ी भी है, इस बात के लिए हम होशपूर्ण है नहीं। तो रोटी मैकेनिकली टूट रही है, सब्जी में डुबाई जा रही है, अंदर जा रही है, चबाई जा रही है, मोबाइल में कुछ देखा जा रहा है, टीवी में कुछ देखा जा रहा है, बात की जा रही है। खाना खाता ही नहीं है कोई आदमी, और खा ले तो उसको पता चलेगा कि 90% तो मुंह के अंदर ही उसका डाइजेशन होना है। जैसे तैसे तोड़ लिया, खा लिया, कुछ चबाया, कुछ वैसे ही चला गया अंदर। कोई भी चीज देखो ना, मैकेनिकली हो रही है। गाड़ी चला रहे हो, मैकेनिकली चला रहे हो, दिमाग के अंदर कुछ ख्याल चल रहे हैं। अगर आप लोग कॉन्शियस हो जाते हो तो आप लोग आपके जीवन में जो भी काम करेंगे उसको अल्टीमेट तरीके से कर पाएंगे, नेक्स्ट लेवल पे चले जाओगे आप लोग। तो इसीलिए तो दिक्कत है ना, चीजें समझती क्यों नहीं है? क्योंकि मेरा इधर कुछ अलग चल रहा है, आपके दिमाग में कुछ अलग चल रहा है। इसलिए एक चीज हमें 100 बार पढ़नी पड़ती है, क्योंकि एक बार जब पढ़ रहे हैं तब समझ में ही नहीं आती है, ध्यान कहीं और होता है। इसीलिए किसी ने कहा है कि अगर आपको कोई भी चीज बहुत अच्छे तरीके से आत्मसात करनी है, दिमाग के अंदर बिठानी है, तो सिर्फ पढ़ो मत उसको। एक बार पढ़ने के बाद बिना पढ़े लिखो उसको, मतलब बिना देखे। जैसे अब मान लो सारे फंक्शन हमने पढ़ लिए हैं, सारे फंक्शन टाइप पढ़ लिए, बैठ जाओ, नाम लिख लो। कांस्टेंट फंक्शन, रैशनल फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, स्टेप फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन,
जितने भी फंक्शन हमने पढ़े उनके नाम लिख लो। अब कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है लिख के दिखाओ, लिख के देखो। अब लिखते समय सोचना पड़ता है आदमी को, और वो तभी लिख पाएगा जब पढ़ते समय उसने ध्यान देकर पढ़ा होगा। तो कोई भी चीज अगर परफेक्ट करनी है तो उसे एक बार लिखो, और खासकर ऐसे हालात में लिखो जैसे आप किसी अलग फ्रेम में हो, वहां से निकल के लिखो। मूवी देख रहे हो, किसी से बातें कर रहे हो, एकदम से रुक जाओ और सारे फंक्शन के टाइप्स के डोमेन और रेंज निकाल के दिखाओ ग्राफ, क्योंकि आप अलग फेज में हो। वहां से तुरंत इधर आके अगर लिख पाए, समझ लेना कि आपके अंदर तक वो चीज जा चुकी है। तो कभी भी रिवीजन अगर करना हो ना तो ऐसे ही रिवीजन करते जाओ। सुबह उठ गए, बैठ गए आधा घंटा रिवाइज करते हुए, चीजें याद नहीं आ रही, इसका मतलब ढंग से नहीं पढ़ा है, ध्यान कहीं और था पढ़ते समय, आपके अंदर तक अच्छे से नहीं गई, वो अनकॉन्शियस तक अच्छे से नहीं पहुंचा है उसको। नहीं तो नींद में भी अगर बोल दे आपको तो आना चाहिए, अगर अनकॉन्शियस तक पहुंचा है तो। आप कभी देख लेना, जैसे हमें पता है हमारे अनकॉन्शियस तक ये चीज पहुंच गई है कि जो आग होती है उससे खतरा होता है, जल जाता है। तो अगर आप सोए हुए हो और मैं आपके हात के पास अगर मान लो कोई ते निखारा म्हणते ना मराठीत आपण कोळसा म्हणजे जळलेली गोष्ट काही भी जिसमें आग हो थोड़ी बहुत, उसको अगर मैं हाथ के बाजू में रख दूं, आप पूरी नींद में हो तो आप तुरंत हाथ थोड़ा सा साइड में कर लेंगे। क्या उस समय आपका मतलब कॉन्शियसनेस है क्या उधर कि आपके हाथ के बाजू में वो है, लेकिन अनकॉन्शियस में भी वो चीज है तो अपने आप बाजू में ले लोगे। तो यही है भाई, पूरे जीवन का सार यही है, मैं आपको बता रहा हूँ। जो होशपूर्ण जीना सीख गया वो जीवन में आनंदित है, जो कृत्य कर रहे उसी में समा नहीं गया। और यही टेक्निक, यही चीज समझने के लिए गौतम बुद्ध ने विपश्यना ध्यान विधि दी थी। तो विपश्यना में क्या होता है, आपकी जो श्वासें आ रही है जा रही है उसकी तरफ आप देखो, सिर्फ देखने का भाव रखो, क्योंकि वही एक चीज है ना जो वर्तमान में घटित हो रही है। तो बस ऐसी है, ऐसे बता रहा हूँ मैं आपको। हम लोग क्यों गए उस तरफ? एडिशन ऑफ फंक्शन। हाँ, अलजेब्रा ऑफ फंक्शन हम लोग देख रहे थे। मतलब अलजेब्रा ऑफ फंक्शन जो होता है ना, ये इस तरीके का कृत्य है। मतलब हमें लगता है कि हाँ ये तो ऐसे होना ही चाहिए, उसके पीछे की पार्श्वभूमि हमें पता होती है क्या? नहीं, अलजेब्रा फंक्शन सीधी सी बात है। जैसे मैंने एक फंक्शन लिख दिया f of x = 2x, दूसरा फंक्शन मैंने लिख दिया f of x = 3x। अब मैंने बोला बच्चों f of x + g of x कितना होगा? आपने बोल दिया 5x। रोटी का टुकड़ा उठाया, दबाया, खा लिया, वो वाली बात है। पता ही नहीं कब तोड़ा, कब डुबोया, कब खाया। आपको लगे ये ऐसे ही होगा ना? ठीक है, होता है, लेकिन उसके पीछे क्या जरूरी है कि जो f फंक्शन है उसका जो डोमेन और रेंज है, और जो g फंक्शन है उसका जो डोमेन और रेंज है वो सेम होना चाहिए ना, तभी जाके आप ये कर पाओगे। ज्यादातर केसेस में ये अंडरस्टूड होता है क्या ये सेम ही है, क्योंकि हम लोग ज्यादा रियल फंक्शन पढ़ रहे होते हैं, इसके डोमेन और रेंज में रियल नंबर ही लिखा हुआ रहता है। तो अगर स्थिति ऐसी है कि जो दो फंक्शंस डिफाइन किए हैं उनका डोमेन सेम है और रेंज का सेट भी सेम है, तो उन दो फंक्शन को आप लोग ऐड कर सकते हो या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। और ऐड और सब्ट्रैक्ट करने का तरीका वही है जो पॉलिनोमियल्स का है। मतलब जो भी अगर नहीं ऐड कर सकते तो वैसे ही लिखो, जैसे एक फंक्शन f of x = x है और दूसरा मान लो sin x है। अब दोनों को ऐड करना है तो x + sin x लिख दो, खत्म कर दो बात, जैसे वैसे रह गया। ठीक है, हाँ, लेकिन कंडीशन क्या है पीछे, ये है कि उनका डोमेन और रेंज का सेट सेम होना चाहिए। तो आप उनका एडिशन कर सकते हो, सब्ट्रैक्शन कर सकते हो, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, डिवीजन। अब डिवीजन में क्या होता है, डिवीजन में क्या होता है, f of x by g of x करने जा रहे हो, तो ऐसे x नहीं लेने हैं कि जहां पर g of x 0 हो जाए, ऐसे x नहीं होने चाहिए, तभी डिवीजन पॉसिबल है। आ रही बात समझ में? बस तो उन चीजों की तरफ वैसे तो ध्यान ही नहीं जाता, सीधा सीधा तरीका है कि दो फंक्शन थे उनको ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, अपने तरीके से ही करेंगे। f of x = x आणि sin x असेल तर f of x ची -1 to 1 असेल का? g of x ची नाही, f of x ची सेम असायला पाहिजे ना ऐड करण्यासाठी। रेंज नहीं, डोमेन और डोमेन सेम होता है और जो कोडोमेन होता है वो भी होता है। रेंज तो अलग अलग हो सकती है ना। हाँ, कोडोमेन
कोडोमेन सेम होता है। कोडोमेन सेम। हाँ, मतलब जो दूसरा होता है वो सेम होता है, ताकि जो आने वाला नतीजा है वो होना चाहिए ना अंदर। अगर छोटा सेट ले लिया और नतीजा ही नहीं है तो क्या करेंगे? मतलब ये हो सकता है कि बी जो सेट है ये बड़ा सेट है जिसके अंदर -1 और 1 समाया हुआ है जी फंक्शन का, लेकिन आने वाला जो है वो -1 और 1 के बाहर चला जाए। अच्छा। मतलब अगर मान लो कि x है, x की जगह 3 ले लिया, अब f ऑफ x और g ऑफ x का एडिशन कर रहे हो तो इसके रेंज के बाहर चला जा रहा है, तो जो नया सेट बन रहा है f प्लस g का, तो ये क्या होता है, इसका भी डोमेन और कोडोमेन जो होता है वो वही होता है जो इन दोनों का होता है, तो वो उसमें समझ आएगा। आ रही बात समझ में? नहीं तो आप इधर लगा रहे हो डोमेन के अंदर तो आया हुआ एलिमेंट, लेकिन कोडोमेन में मिल ही नहीं रहा, आउटपुट ही नहीं मिल रहा, आपका सेट ही नहीं उतना बड़ा, तो कैसे जमेगा? तो उसमें आना चाहिए वो, तभी वो एडिशन सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन जो होता है वो नॉर्मल तरीके से होता है, बस कंडीशन ये है कि जो आपके दोनों सेट्स के जो डोमेन और कोडोमेन है वही आपके एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। जैसे f और g दो फंक्शन है तो उनका एडिशन कैसे लिखा जाएगा, f प्लस g ऑफ x, तो f प्लस g भी एक फंक्शन रहेगा जिसका डोमेन वही रहेगा जो उन दोनों का था और कोडोमेन भी वही रहेगा जो उन दोनों का था। तो f प्लस g बेसिकली इज अ फंक्शन फ्रॉम a टू b। आ रही बात समझ में? सेम तरीके से f माइनस g होगा इज अ फंक्शन फ्रॉम a टू b, सेम f इनटू g होगा फ्रॉम a टू b। अब f डिवाइडेड बाय g ऑफ x, ये फंक्शन में क्या होता है, इसमें क्या करना होता है आपको, अगर ऐसे कोई डोमेन के अंदर एलिमेंट्स है जिनकी वजह से g 0 आ रहा है तो उसके सेट को a में से हटाना पड़ता है। तो अगर मान लो वो सेट a नॉट बोलते हैं हम लोग, a नॉट इज द सेट ऑफ ऑल x सच दैट g ऑफ x इज इक्वल टू 0, तो ये वाले नंबर जितने भी है वो डोमेन में से हटा दो, बाकी सेम है। आई बात समझ में? ठीक है, तो एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑफ फंक्शन इज पॉसिबल। हम जब भी कोई नई चीज देखते हैं तो उसका अलजेब्रा होता है, तो उसको ऐड किया जा सकता है कि नहीं, सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है कि नहीं। तो फंक्शन के बारे में ध्यान में रखेंगे कि दो फंक्शंस ऐड भी होते हैं, सब्ट्रैक्ट भी होते हैं, मल्टीप्लाई भी किया जा सकता है, डिवाइड भी। मैट्रिक्स के बारे में डिवीजन पॉसिबल नहीं था, जब हमने मैट्रिक्स पढ़ा था तो मैट्रिक्स का एडिशन पॉसिबल था, सब्ट्रैक्शन था, मल्टीप्लिकेशन, लेकिन डिवीजन इज नॉट डिफाइंड, तो अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स में डिवीजन पॉसिबल नहीं था। फिर एक होता है अलजेब्रा में स्केलर मल्टीप्लिकेशन, किसी नंबर से आप फंक्शन को मल्टीप्लाई कर सकते हो क्या? तो बिल्कुल कर सकते हैं। कोई भी एक के नंबर दिया हुआ है उससे आप किसी भी फंक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा, जैसे मान लो अगर f ऑफ x डिफाइंड है x, तो k से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो फंक्शन बन जाएगा kx। तो कोई भी स्केलर है, मतलब कोई भी नंबर है, उससे आप दिए गए फंक्शन को मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद में आता है बेटा बहुत इंपॉर्टेंट, विच इज द कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, कंपोजिट फंक्शन। तो ये सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि आपका पूरा आगे का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन जो है तो पूरा का पूरा इसी के ऊपर डिपेंडेंट है। आपको अलग अलग कंपोजिट फंक्शंस और उनके डेरिवेटिव्स फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, मतलब कंपोजिट फंक्शन का ही इंटीग्रेशन और कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना ही आपका आगे का टास्क है, दो टॉपिक के अंदर। तो कंपोजिट फंक्शन क्या होता है उसको समझ लेते हैं, मुझे टाइम होने पर बता देना। कंपोजिट फंक्शन क्या होता है, तर एकापेक्षा जास्त फंक्शन्सला एकमेकांमध्ये गुंफणे, पाचन बाकी। कंपोजिट फंक्शन का मतलब क्या होता है, एकापेक्षा जास्त फंक्शन्सला एकमेकांमध्ये गुंफणे। लेकिन ये गुंफा गुंफी होगा कैसे, ये पॉसिबल कैसे होगा? तो देख लो, मेरे पास अगर फंक्शन f है फ्रॉम a टू b, if f is a function from a to b, if f is a function from a to b and g is a function from b to c, then कंपोजिशन ऑफ f एंड g ऐसा बोलते हैं, या फिर बोलेंगे कंपोजिट फंक्शन ऑफ f एंड g, कंपोजिशन ही बोलते हैं। कंपोजिशन ऑफ f एंड g इज
denoted by G circle F. कैसा पढ़ेंगे इसको? G circle F. आता याच्यामध्ये भी गंमत आहे बरं का. जब मैं कह रहा हूँ कंपोजिशन ऑफ F एंड G तो नोटेशन उल्टा आएगा, G सर्कल F. मतलब ये कोई मज्जा नहीं चल रही यहाँ पे कि इसको ऐसे लिखा है तो इसको ऐसे लिख रहे हैं. ये इसके पीछे भाव है, इसके पीछे अर्थ है. कंपोजिशन ऑफ F एंड G मतलब G सर्कल F. अगर मैं बोलता हूँ कंपोजिशन ऑफ G एंड H, H सर्कल G बोलना पड़ेगा. आ रही बात समझ में? तो कंपोजिशन ऑफ जो भी बोल रहे हो आप, तो जो नेक्स्ट है उसको पहले लेना पड़ेगा. तो कंपोजिशन ऑफ F एंड G इज डिनोटेड बाय G सर्कल F एंड इसको ऐसा बोलेंगे इज ए फंक्शन. ये भी फंक्शन होता है, कंपोजिट कर रहे हो दोनों को, तो G सर्कल F भी है फंक्शन. कंपोजिशन ऑफ F एंड G जो भी आएगा दैट विल बी ए फंक्शन व्हिच इज डिनोटेड बाय, इज अ फंक्शन व्हिच इज डिनोटेड बाय and is defined as G circle F from A to C. अब दो फंक्शन का कंपोजिशन कब पॉसिबल है? तो जिन दो फंक्शन का आप कंपोजिशन लेना चाहते हो उसमें ये वाला सिचुएशन आपको दिखना चाहिए. क्या है इस सिचुएशन में खास? तो पहला फंक्शन जो दिया है उसका जो कोडोमेन है वो दूसरे फंक्शन का डोमेन है. जब ऐसा सिचुएशन होता हो तो इनका कंपोजिशन पॉसिबल है और उसमें ये आउटर फंक्शन होता है और ये इनर फंक्शन होता है. क्यों? क्योंकि जो इसका आउटपुट निकलेगा वो ये फंक्शन एज ए इनपुट ले रहा है. आप बात को समझे. इस फंक्शन का आउटपुट कहां पर है? बी के अंदर है. और G का इनपुट किसके अंदर है? बी के अंदर है. समझ रहे हो बात को? मतलब ऐसा समझो एक मशीन है जो F नाम की है, एक दूसरी मशीन है जो G नाम की है. अब ये यहाँ से आपका इनपुट आ रहा है F के अंदर, वो प्रोसेस होके आउटपुट यहाँ पर बाहर निकल रहा है. तो जो आपका इनपुट आ रहा है वो कहां से आ रहा है? A सेट से आ रहा है. A सेट से इनपुट लिया जा रहा है और यहाँ पर जो मशीन F है वो प्रोसेस कर रहा है, आउटपुट निकल रहा है, ये B सेट है. अब B में से B का जो B पहले मशीन से जो आउटपुट निकल रहा है वो दूसरा मशीन क्या कर रहा है? एज ए इनपुट ले रहा है, इसको एज ए इनपुट ले रहा है. और बाहर जो निकाल रहा है वो C सेट के अंदर है. तो ऑब्वियसली बात है ना, अगर ऐसा है तो पहले कौन ऑपरेट करेगा? दोनों में से कौन सा मशीन पहले ऑपरेट करेगा? G. तब तक G को इनपुट तब तक नहीं मिल सकता जब तक F कोई आउटपुट ना दे. तो इसीलिए इसको बोला जाता है G सर्कल F. G सर्कल F ऑफ X मतलब क्या हुआ? G ऑफ F ऑफ X. पहले F ऑपरेट करेगा फिर G ऑपरेट करेगा. G ऑफ F ऑफ X. G सर्कल F का मतलब क्या होता है? G ऑफ F ऑफ X. X क्या है? इनपुट. ये पूरे फंक्शन के लिए X क्या है? इनपुट. G सर्कल F के लिए इनपुट कहां से आएगा? इसलिए बोला है G सर्कल F में डोमेन कहां से? डोमेन क्या है? A है. जो पहले का डोमेन है वही पूरे फंक्शन कंपोजिशन फंक्शन का भी डोमेन है. तो कंपोजिशन कैसे होता है? कंपोजिशन कैसे होता है? लिख दिया साइन ऑफ log x. तो इसके अंदर क्या हो रहा है? पहला फंक्शन कौन सा है? ये f है और ये क्या है? g है और ये क्या है? इनपुट है. तो पहले मान लो f इज अ फंक्शन फ्रॉम r टू r. तो पहले इस r में से क्या हो रहा है? या फिर ऐसा बोलते हैं a to b, समझ लेंगे a to b सब r हो जाएगा फिर. तो a to b बोल दिया फंक्शन f फ्रॉम a to b. अब इसमें से इनपुट जाएगा log x के अंदर, है ना? तो जो भी इनपुट जाएगा इसका जो भी आउटपुट होगा वो साइन एज ए इनपुट लेगा. तो ये कंपोजिट फंक्शन हो गया. लेकिन ये डिफाइंड होता है कि नहीं ये कैसे पता चलता है? अगर ऐसा है मतलब पहला फंक्शन जहां खत्म हो रहा है वहां से दूसरा फंक्शन शुरू होना चाहिए. एक तरीके से जो पहले फंक्शन का कोडोमेन है दूसरे फंक्शन का डोमेन होना चाहिए, तभी उन दोनों का कंपोजिशन किया जा सकता है. यह समझ लो. ऐसा नहीं किसी को उठा लिया कंपोजिशन कर दिया. आ रही बात समझ में? जैसे हमारे समाज में भी होता है ना, शादियां होती है तो शादियों में 4 धर्म देखा जाता है कि नहीं?
ज्यादातर केसेस में जो माता पिता करवा के देते हैं, तो वो कंपोजिशन ही तो हो रहा है दो फंक्शन का एक तरीके से, जिसमें कंडीशन क्या है, पहले फंक्शन का जात दर इज इक्वल टू दूसरे फंक्शन का जात दर। सीधी सी बात है ना, तभी तो उनका कंपोजिशन हो पाएगा, नहीं तो मान्यता नहीं है उसको। तो दो फंक्शन का कंपोजिशन अगर करना है तो पहले फंक्शन का कोडोमेन और दूसरे फंक्शन का डोमेन सेम होना चाहिए, तभी कंपोजिशन पॉसिबल है। ठीक है, हर चीज में वही क्राइटेरिया होता है। एक तरीके से अगर देखा जाए तो कंपोजिशन को याद रखना है, आगे जाके सारा जो पाला पड़ेगा सत्य है, आगे जाके जो पाला पड़ेगा वो कंपोजिट फंक्शन से ही पड़ेगा। मतलब सिंगल फंक्शन तो आपको स्टार्टर में भी नहीं मिलेगा, एक होता है ना शुरुआत में, मतलब ऐसा थोड़ा बहुत भी सिंगल फंक्शन दिखाई नहीं देगा, सारे कंपोजिशन ही मिलेंगे और तगड़े तगड़े मिलेंगे। ठीक है, तो कंपोजिट फंक्शन में जरूरी क्या होता है समझ में आ गया। तो ये लैंग्वेज समझ लो, जी सर्कल एफ वाली, जी सर्कल एफ सर्कल एच है, तो इसका क्या मतलब हुआ, जी ऑफ एफ ऑफ एच ऑफ एक्स, थोड़ा ऐसा लिखोगे, जी ऑफ एफ ऑफ एच ऑफ एक्स, तो मतलब क्या हो जाएगा, जी ऑफ एफ ऑफ एच ऑफ एक्स, है ना। फिर ये क्या करेगा, जी ऑफ एफ ऑफ एच ऑफ एक्स, मतलब पहले एच जो इनपुट लेगा उसका जो आउटपुट है वो ऐसे इनपुट लेगा, फिर इसका जो आउटपुट इसको इनपुट लेगा। ठीक है, तो ऐसे एक के अंदर एक के अंदर कोई फंक्शन कौन सा पॉसिबल नहीं होगा, हाँ एग्जांपल दो जिसका पॉसिबल नहीं होगा, जिसका पॉसिबल नहीं होगा, f is a mapping from a to b, g is a mapping from c to d। मतलब अपने फंक्शन जो हमने पढ़े हैं हाँ। उसमें से कौन सा होगा ऐसा? अब उसमें देख लो ना, आपको क्या करना है, सिर्फ डोमेन का सेट जो है उसको अलग कर देना है। कोई भी एक फंक्शन है उसके डोमेन के सेट को अलग कर देना है। जैसे आपने मान लो कि f फंक्शन ले लिया sin x, अब आप इसको डिफाइन कैसे करो, f इज अ फंक्शन फ्रॉम r टू, आपने ले लिया -1 to 1, सिर्फ रेंज का ही सेट ले लिया। ठीक है, ये आपका, आपने f ऑफ x sin x लिया है, लेकिन sin x को कैसे लिया है, इस तरीके से लिया है। अब आप दूसरा फंक्शन ले रहे हो g फंक्शन, जिसका आप डोमेन क्या कर रहे हो, डोमेन कुछ अलग ले रहे हो। जैसे क्या लिया जा सकता है, सेट ऑफ रियल नंबर लिया जा सकता है अप टू रियल नंबर, जिसमें आप कांस्टेंट फंक्शन ले रहे हो, g ऑफ x इज इक्वल टू कुछ 2 ले लिया। अब क्या हो रहा है, अब इसको आप लोग जी सर्कल या नहीं कर बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि ये जहां पर खत्म हो रहा है आपके पास इनपुट ज्यादा है, इतने इनपुट तो है लेकिन इससे भी ज्यादा है, तो इसका नहीं बनाया जा सकता जी सर्कल या। बात समझ में। तो बेसिकली क्राइटेरिया यही है आपका कंपोजिशन के लिए, कि जो भी आप कंपोजिट कर रहे हो दो फंक्शन को, तो उसमें पहला फंक्शन जो रहेगा अंदर वाला, उसका जो कोडोमेन है दैट मस्ट बी इक्वल टू दूसरे फंक्शन का डोमेन, तब आप उसको कंपोजिट कर सकते हैं। बस लेकिन याद रखना है नोटेशन का, अगर मैं कहता हूं कंपोजिशन ऑफ एफ एंड जी, तो जी सर्कल एफ बन जाएगा। अगर मैं एफ एंड जी बोल रहा हूं तो जी सर्कल एफ बनेगा। ठीक है, ये हो गया कंपोजिशन के बारे में। लास्ट पार्ट पे आते हैं इनवर्स फंक्शन के ऊपर, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है। इनवर्स फंक्शन का फिर टाइप बोला जा सकता है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, आइडियल, जिसमें सिर्फ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की इनवर्स और उसकी प्रॉपर्टीज देखी जाएगी। लेकिन इन जनरल किसी भी फंक्शन का इनवर्स कैसे डिफाइन होता है, देख लो भाई। आओ 5 मिनट लो ना, आओ आज असं मी डोकं मजबूत करून आला असतो ना तुम्ही, ऍडव्हान्स क्लासेस दोन्ही, पुढचे दोन्ही बी ऍडव्हान्स क्लास आहेत ना, डोकं मजबूत करून यावं लागलं असेल, तिथं नजर हटी दुर्घटना घटी, अटेंशन रहना पड़ता है ना। हाँ, तो देख लो भैया इनवर्स फंक्शन, आप पहले इनवर्स फंक्शन समझ लो। देखो इनवर्स फंक्शन बहुत सिंपल सी बात है,
लेकिन उसमें एक क्राइटेरिया बहुत जरूरी है, बगैर उसके देखो अगर आपका कोई भी फंक्शन दिया है तो क्या उसका इनवर्स पॉसिबल है? किसी भी फंक्शन का इनवर्स लिखा जा सकता है क्या? तो आंसर है नहीं। सिर्फ उन फंक्शंस का इनवर्स लिखा जा सकता है जो फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू हो। फंक्शन के टाइप हमने देखे ना, द इनवर्स ऑफ ऑल फंक्शंस is not possible to define. Only the functions which are 1 1 and onto only the functions which are 1 1 and onto can be defined as inverse function. can be defined as inverse function. Can have inverse. No, inverse of all Can be functions inverse. is not possible to. ये मेरा भाई दिख रहा है, Invertible ये मेरा सबसे बड़ा ओनली द फंक्शन व्हिच आर 1 1 and 2 कैन बी डिफाइंड। सही बोला था हाँ अर्नब गोसाई की वैसे इंग्लिश बढ़िया है। ओनली द फंक्शन व्हिच आर 1 1 and on 2 कैन बी defined as defined as Defined for inverse. बुक में नहीं लिखा है क्या? अरे बुक में तो आज तो इसको मन से लिखूंगा मैं। मेरे नाम भी सिंपल है the inverse of any function is possible only if it is 1 1 on 2. हाँ 1 1 and on 2 बस किसी फंक्शन का इनवर्स तभी पॉसिबल है जब वो 1 1 on 2 हो। क्यों ऐसा कहा गया? क्यों हर किसी का इनवर्स है? अब सबसे पहले तो इनवर्स का खत्म कर देता हूं मैं। अगर कोई फंक्शन f from a to b है तो इसका इनवर्स डिनोट किया जाएगा f इनवर्स से एंड इट विल बी डिफाइंड एज अदला बदली अदला बदली। मिनिमम का कैसे होगा? सुनो अरे रुको जरा सब्र करो। f is a function from a to b f is a function from a to b f is a function from a to b। अब मुझे अगर इसका इनवर्स लिखना है तो f इनवर्स लिखूंगा और f इनवर्स कैसे डिफाइन होता है? जब अदला बदली। इनवर्स का मतलब ही वही है ना। अरे 1 1 लिखा है। अरे समझो मेरी बात। अगर f is a function from a to b है तो उसका इनवर्स क्या होगा? from b to a। लेकिन ये किसी भी फंक्शन के लिए नहीं कर सकते। अगर दिया गया फंक्शन 1 1 and on 2 ऐसा क्यों कहा? क्योंकि फंक्शन की बेसिक डेफिनेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए ना। अगर 1 1 on 2 के अलावा कोई भी टाइप का फंक्शन होता है उसको अगर उल्टा दिया जाए तो वो फंक्शन ही नहीं बनता। अगर मेरे पास 1 1 on 2 है क्योंकि हमें क्या करना है, ये f है, f इनवर्स में क्या होगा? ये भाई साहब डोमेन बनेंगे, ये डोमेन बनेगा और ये क्या बनेगा? कोडोमेन का सेट बनेगा। तो अगर ये डोमेन बनता है तो इसके अंदर के सभी को इमेज होनी चाहिए और यूनिक होनी चाहिए। ये तो फंक्शन की बेसिक क्राइटेरिया डेफिनेशन है। अब अगर कोई फंक्शन मान लो, कोई फंक्शन अगर मान लो मेनी वन होता है, मतलब दो एलिमेंट है उनको एक ही इमेज है। अब इसको उल्टा कर दो। अब उल्टा किया तो ये भाई साहब इधर आएंगे और इधर दो इमेजेस होगी, उसको उल्टा कर देंगे तो लेकिन ये तो फंक्शन का बेसिक क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर रहा। और मान लो ऑन टू नहीं है, इनटू है, मतलब इधर का कोई है जो रिलेटेड ही नहीं है, ऐसा है मान लो। अब ये मेनी वन इनटू है, अब अगर इसको उल्टा कर दूं तो ये इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा, तो इसको इमेज ही नहीं है, फिर भी फंक्शन नहीं है। तो किसी भी फंक्शन का इनवर्स मतलब डोमेन और कोडोमेन के सेट की अदला बदली। अगर किसी फंक्शन का इनवर्स लिख रहे हो तो उस फंक्शन में जो डोमेन है और जो कोडोमेन है उनकी अदला बदली होगी इनवर्स में। लेकिन ये तभी पॉसिबल है अगर दिया गया फंक्शन 1 1 on 2 है, क्योंकि अगर दिया गया फंक्शन 1 1 on 2 है तभी उसका इनवर्स जो लिखेंगे वो फंक्शन हो पाएगा, बेसिक फंक्शन हो पाएगा। तो अब आप सोचना कि आपका जो sin x फंक्शन दिया जाता है, इन जनरल जो हम लोग लिखते हैं r2 - 1 to 1 लिखो, मान लो, तो क्या इसका इनवर्स सीधे तरीके से पॉसिबल है?
पेरियोडिक किसी भी पेरियोडिक फंक्शन का इनवर्स सीधे तरीके से पॉसिबल नहीं है, उनके डोमेन के ऊपर रोक लगानी पड़ती है अगर उसको इनवर्स बनाना है, क्योंकि ये क्या होता है, ये मिनिमल फंक्शंस होते हैं, 0 का वैल्यू 0 है, 180 का भी वैल्यू 0 है और n पाई का वैल्यू 0 है, कितने सारे इंडेक्स है जिनके लिए 0 है। अब उसको उल्टा कर दोगे तो 0 का देख लो कितनी इमेजेस बन रही है। तो आपको डोमेन को रेस्ट्रिक्ट करना पड़ता है जिसमें एक ही इमेज हो, इसलिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को अलग दर्जा दिया गया है, क्योंकि वो सारे फंक्शन जो है वो पेरियोडिक फंक्शंस है, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पेरियोडिक फंक्शन है ना, उसका अगर इनवर्स लिखना है तो क्या करना पड़ेगा, उसको 1 1 on 2 बनाना पड़ेगा पहले, जब आप उसको 1 1 on 2 बनाएंगे तब जाके उसका इनवर्स लिखना पॉसिबल हो जाएगा। आएगा समझ में? तो जैसे सिंगल फंक्शन का इनवर्स लिखा जाता है वैसे कंपोजिट फंक्शन का भी इनवर्स पॉसिबल है। तो कंपोजिट फंक्शन का इनवर्स कब लिखा जा सकता है, अगर वो फंक्शन आइडेंटिटी फंक्शन बन जाता है। मतलब अगर मान लो मैं f of g of x लिख रहा हूँ, अगर मेरे पास f of g of x अगर x आता है तो मैं क्या कहूँगा कि f सर्कल g का इनवर्स लिखना पॉसिबल है g सर्कल f। ऐसा क्यों? देखो अगर f और g अगर एक दूसरे की इनवर्स है तभी तो f of g of x क्या हो जाएगा, x हो जाएगा ना। आ रही बात समझ में? तो ठीक है, ये क्राइटेरिया है कंपोजिशन फंक्शन का इनवर्स लिखने का, वैसे इसके ऊपर सवाल नहीं आते, लेकिन वो आइडेंटिटी फंक्शन बनता है तो ये कंपोजिट फंक्शन का इनवर्स लिखा जा सकता है। मतलब जैसे मान लो कि मेरे पास f सर्कल g है which is a function from a to b, तो भाई ये भी तो एक फंक्शन है ना, तो इसका इनवर्स क्या कहलाएगा, f सर्कल g का इनवर्स। तो ये इसके लिए भी आप g तो ये लिख सकते हो ना, लेकिन क्योंकि ये कंपोजिशन है तो इसका इनवर्स कब पॉसिबल है, तो आपको f सर्कल g ऑफ x निकाल के देखना पड़ेगा और g सर्कल f ऑफ x निकाल के देखना पड़ेगा। तो ये दोनों भी क्या आनी चाहिए, x आनी चाहिए, या दोनों में से कोई भी x आ जाता है, मतलब कोई भी एक कंपोजिशन कर लेते हो तो वही अगर रिपीट होता है तो उसका इनवर्स पॉसिबल होता है। ठीक है, तो ये था तकरीबन आपके फंक्शन का पूरा कच्चा चिट्ठा, जो भी फंक्शन के अंदर समझना है। अब जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो किस तरीके के होंगे, अब इसमें से अगर कुछ चीजें हैं क्वेश्चन में नहीं लगती है तो वो वहां पर लिखवा के दूंगा, लेकिन थ्योरी में इतना ही है। तो कल से हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल स्टार्ट करेंगे, तो बुक लेके आना। कल लेक्चर लेना है, क्या करना है? कल रहने देते, ठीक है, फिर ट्यूसडे को सेम टाइम पे मिलेंगे। ठीक है, चलिए हाँ टारगेट लेके आना है कल।